Hello, learners. Welcome to my channel that is Ignited World with another video. Before we moving with the new topic, I just want to tell you what we have learned till now. ओके सो अभी तक हमने क्या स्टार्ट किया था कि क्लास 10th हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पहला जो सेक्शन है इवेंट एंड प्रोसेस उसमें फर्स्ट यूनिट को हम देख रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस किया था जिसमें मैंने क्या बताया था कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने एक विजुलाइज किया था एक पेंटिंग के थ्रू क्या कि डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक रिपब्लिक उन्होंने शो किया था जिसमें क्या बताया था कि जो पूरे यूरोप के लोग हैं वो कहाँ पर जा रहे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक है जिसमें एक हाथ में वो क्या था इनलाइटनमेंट टॉर्च एंड सेकंड हाथ में वो क्या लिए हुई थी चार्टर फॉर द राइट्स ऑफ मैन। ओके सो ये अभी हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके so let's discuss. So before I'm moving with the this topic, I just want to tell you about myself. So hello friends, myself Akshay Namdev and I'm a gold medalist of BSc and MSc both, that is UG and PG both from the state government. Okay, so let's start our topic. The first clear expression of nationalism came from French Revolution. So in this topic we first understand French Revolution which is happening in 1789. 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले क्यों आया क्योंकि वहाँ पे क्या था एब्सोल्यूट मोनार्क था मतलब मोनार्की थी वहाँ पे राजा दैट इज़ किंग वहाँ पे रूल करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सोवरेनिटी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ वहाँ की जो सोवरेनिटी थी जो किसके पास थी मोनार्की के पास तो वो किसके हाथों में चली गई फ्रेंच के सिटीजन्स के पास। ठीक है द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज अ पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. ओके सो क्या हुआ जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सोवरेनिटी किसके हाथ में गई फ्रेंच सिटीजन के हाथ में। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि नेशन कैसा हो और उसकी डेस्टिनी कैसी होनी चाहिए। ओके सो from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity among the French people. Okay, the idea of le patrie, that is fatherland, and le citoyen, the citizen, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो उन्होंने वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेके आए फ्रेंच के पीपल फादरलैंड एंड सिटीज़न जिसमें उन्होंने क्या बताया कि इक्वल राइट्स होना चाहिए जो हमारा फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा। ठीक है तो फ्रेंच फ्लैग उन्होंने बताया कि फ्रेंच फ्लैग होना चाहिए जो कि ट्राई कलर होगा और फिर स्टेट जनरल होना चाहिए जिसको कौन इलेक्ट कर जो कि इलेक्टेड बॉडी होगी जिसको कौन इलेक्ट करेगा सिटीजन्स वहाँ के। और रीनेम करना चाहिए नेशनल असेंबली को जो पहले थी दैट इज़ मोनार्की के अंदर थी नेशनल असेंबली उसको क्या करना चाहिए रीनेम करना चाहिए। ऑफकोर्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन आए तो मोनार्की से पूरा लोगों के हाथ में गए तो लोग ही सब चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। ओके न्यू हिम्स वर कंपोज्ड ओथ्स वर टेकन सो ओथ्स होने लगे फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया देन यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वहाँ पे अडॉप्ट हो गए क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सब चीज़ों में चेंजेस हो रहा है। फ्रेंच स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। ओके तो रीजनल डायलेक्ट किस में फ्रेंच में और स्पोकन और रिटन किस में हो रहा था पेरिस लैंग्वेज में बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो ये फ्रेंच और पेरिस फ्रेंच इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस एंड
बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. ओके, सो ये हो गया. फिर उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं. हम नेक्स्ट देखेंगे. जो मैं एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं जो काम का है मैं वही बता रहा हूँ क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए. ओके, सो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रेंच रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़, तो जब पता चला कि ये फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ है तो डिफरेंट सिटीज़ को पता लग गया. तो क्या हुआ, यूरोप sudden and other students and other members of educated middle class began setting up Jacobian clubs. तो यूरोप के स्टूडेंट्स और अदर मेंबर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से थे उन्होंने क्या सेटअप किया, जकोबियन क्लब्स करके सेटअप किया. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना शुरू किया जिसका नाम क्या था, जकोबियन क्लब्स. फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, तो जो फ्रेंच आर्मीज थी वो कहाँ गई, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली. कब, 1790s में. 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था. और 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली में चले गए ताकि वहाँ पर भी क्या हो सके, रिवॉल्यूशन हो सके. क्यों वहीं पे गए, क्योंकि वो यूरोप की अदर कंट्रीज हैं. ओके, विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो फ्रेंच आर्मी इस तरीके से ये सब कंट्रीज में जा रही है तो वो क्या कर रही है, नेशनलिज्म फैला रही है, मतलब राष्ट्रवाद. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, विद द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल ऑफ अ नेपोलियन. तो अब क्या हुआ था, बहुत सारी टेरिटरी किसके अंदर में थी, नेपोलियन के अंदर थी. कौन से नेपोलियन, कब से कब तक था, उसका रूलिंग पीरियड कब तक था, 1799 से 1815 तक. ओके, तो उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे. ओके, दैट ही हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, तो उसने फ्रांस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया था. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The civil code, अब नेपोलियन का जब रूल चल रहा था तो वो क्या लाया था, सिविल कोड लाया था जिसको क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड. कब आया था, 1804. ओके, उसमें क्या हुआ था, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ. मतलब जो सिटीज़न बाय बर्थ वहीं पर है तो उनको क्या मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा वहाँ पे. इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा. सिक्योर्ड द राइट्स टू प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पे जो है उन्हीं को प्रॉपर्टी यानी रहने का अधिकार मिलेगा. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन डच रिपब्लिक. डच रिपब्लिक जो कि कहाँ, स्विट्जरलैंड में थी, इटली में थी और जर्मनी में थी. तो वहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियनिक सिंप्लीफाइड, तो उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव का डिवीजन कर दिया उसने. और क्या किया, एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम को. ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, बेसिकली सर्वडम मीन्स लाइक अ स्लेव. ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे दासत्व थे. तो वहाँ पे क्या किया, बहुत सारे पीजेंट्स को उन दासत्व से मुक्त कराया. ओके, मेनोरियल ड्यूज इन द टाउन, टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा. तो बेसिकली क्या हुआ था कि नेपोलियन का जब रूल चल रहा था तब वो भी क्या था, रिवोल्यूशन करना चाह रहा था वो फ्रेंच में. ओके, तो ये सब कब हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में हो रहा था जब नेपोलियनिक आया था. ठीक है, नेपोलियन क्या लाया था, नेपोलियनिक कोड. ओके, लेट्स सी अनदर. Businessmen and small scale producers of goods in particular begin to realize the uniform laws. तो बिजनेसमैन भी क्या रियलाइज करने लगे, यूनिफॉर्म लॉज को, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को, एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स and capital from one region to another. Not so important. However, in the area conquered, the reaction of the local populations to French rule were mixed. It initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French army were welcomed as a harbinger of liberty. Basically,
पहले क्या हुआ था कि जब फ्रेंच आर्मी बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली में जा रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, ताकि वहाँ के लोगों को भी क्या रिवॉल्यूशन करवा पाए वहाँ पे भी। तो वो और उनको कहाँ-कहाँ बुला रहे थे? ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो। वॉर्सो जो कि कहाँ है? पोलैंड में। तो वहाँ पे भी क्या है? बुला रहे थे ताकि वो फ्रेंच आर्मी आए और उनको भी बेसिकली उन वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हो। रिवॉल्यूशन मीन्स यू अंडरस्टैंड ना? रिवॉल्यूशन मीन्स जैसे जो पहले का जो सिस्टम चल रहा था तो वो चेंज हो, उस सिस्टम में चेंजेस हो, ठीक है? बट द इनिशियल enthusiasm soon turned into the hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship and forced, तो बेसिकली ये रिवॉल्यूशन के कारण और क्या क्या चीज़ें हो रही थी? टैक्सेशन भी इंक्रीज हो रहा था, सेंसरशिप भी हो रही थी, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, मतलब फ्रेंच आर्मीज में ज़बरदस्ती भर्तियां हो रही थी, रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ताकि वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी कनकर कर सके। ऑल सीम्ड टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तो हुई। पॉजिटिव दैट मीन्स सॉवरेनिटी के जो राइट्स थे वो फ्रेंच पीपल के हाथों में चले गए, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में चले गए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, जैसे क्या इन टैक्सेशन का इंक्रीज़ हुआ, सेंसरशिप हो गया, और वहाँ पे क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी से ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट होने लगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज the making of nationalism in Europe. So, we will be discussing this topic in the next lecture. So, till now, please do like, share, and subscribe to my channel, that is Ignited World. So, thank you so much, learner, for keep patient.